गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वांटम नंबर शुरू किया था और क्वांटम नंबर क्या है तो इनको हम लोग कॉमन भाषा में क्या बोलते हैं। अगर हम अपनी भाषा में बात करें तो ये एड्रेस है किसका, इलेक्ट्रॉन का, है ना। और इसके बाद फिर हम लोगों ने जाना कि क्वांटम नंबर है कितने, 4 हैं। कौन कौन, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर। जिसमें से फर्स्ट 3 जो है वो कैसा है, मैथमेटिकल डिराइव्ड है, जबकि लास्ट 1 यानी स्पिन क्वांटम नंबर वो कैसा है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। तो फर्स्ट 3 में से हमने 2 देखा था, कौन कौन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको डिस्क्राइब कर रहा था, सेल को, यानी n का वैल्यू हमें वहाँ से मिल रहा था और n का वैल्यू अगर हमें मालूम हो जाए तो हम साइज पता कर सकते हैं, एनर्जी पता कर सकते हैं, है ना। उसके बाद वहाँ से एक फार्मूला डिराइव तो नहीं हुआ था, वहाँ पर हमने लिखा था, मैंने बोला था आपको कि ये लास्ट तक आपको मालूम हो जाएगा कि ये फार्मूला आया कैसे है, क्योंकि रास्ते में मिलेगा कि कुछ कुछ टर्म्स अब आएगा उसके साथ। तो पहला वहाँ पे आया था कि यानी किसी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है, ये फार्मूला हमने लिखा था 2n², जिसमें n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या फिर नंबर ऑफ ऑर्बिट या फिर सेल, है ना। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको रिप्रेजेंट कर रहे थे स्मॉल l से। ये किसके बारे में बता रहा था, ये सबसेल के बारे में बता रहा था और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन क्लाउड का शेप कैसा होगा वो बता रहा था। 2 चीज़ के बारे में बताया था पहले। तो हमने देखा था कि जब l का वैल्यू 0 था तो हमारे पास सबसेल कैसा था, s, 1 था तो p, 2 तो d एंड 3 तो f, यानी हमारे पास सबसेल कितने हैं, ऐसे और भी है बट हमें 4 पढ़ने हैं, s, p, d और f, 4 टाइप के सबसेल मिले थे। इन सब के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर का क्या वैल्यू हो आपको वो ध्यान रखना है, क्योंकि आगे क्वेश्चन जब बनाएंगे वो सबकी जरूरत पड़ेगी। उसके अलावा यहाँ पर फिर एक बात और आई थी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर को एक और नाम से जानते हैं, वो क्या नाम है, एंगुलर क्वांटम नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, क्यों इसको एंगुलर क्वांटम नंबर कहते हैं, क्योंकि ये जो है एंगुलर मोमेंटम भी निकालता है, लेकिन किसका, तो ये ऑर्बिटल का निकालता है। ध्यान रखेंगे, हमने दोनों एक साथ में लिख दिया है आपको कि ऑर्बिटल और ऑर्बिट। ऑर्बिट का जब पूछेगा तो NH MVR बराबर NH/2π, है ना। लेकिन ऑर्बिटल का पूछेगा तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन ऑर्बिटल यानी MVR बराबर h/2π √L × L+1, ठीक है। यहाँ पे L क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो ये हो गया। उसके बाद ये चूंकि ये शेप भी बताता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, तो हमने देखा जब L का वैल्यू 0 था तो किस टाइप के ऑर्बिटल आपको मिलेंगे, S सबसेल में S टाइप के ऑर्बिटल, यानी कैसा होगा, स्फेरिकल इन शेप होगा। फिर L का वैल्यू 1 होगा तो P टाइप के ऑर्बिटल, तो उसका शेप डम्बेल। 2 होगा L का वैल्यू तो D ऑर्बिटल, तो डबल डम्बेल। और F का शेप अभी कॉम्प्लेक्स है, अभी एग्जैक्ट उसका आपका जो शेप है पता नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये था हम लोगों ने किसके बारे में बात कर लिया, प्रिंसिपल और एजीमुथल। मैंने थोड़ा सा जल्दी जल्दी आपको रिवाइज करवा दिया है, तो आज बाकी 2 बचे हैं और हम लोग आगे भी निकलेंगे, तो जल्दी से नोट करेंगे। आज दूसरा थर्ड हमारा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सॉरी प्रिंसिपल कहते हैं। तीसरा कौन है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। प्रिंसिपल को n से, एजीमुथल को L से और इसको M से, ठीक है। ये क्या डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइब ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन। अब ओरिएंटेशन ना समझ में आए तो समझ लो डिस्ट्रीब्यूशन, यानी बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन किसका, ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। डिस्क्राइब क्या करता है, ओरिएंटेशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड अराउंड द न्यूक्लियस in 3-dimensional space, in 3-dimensional
स्पेस। ठीक है, ये क्या आपको डिस्क्राइब करता है? ओरिएंटेशन। अब ओरिएंटेशन टर्म जनरली क्वेश्चन में डाले रहता है, लेकिन इसका दूसरा मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन। किसका? इलेक्ट्रॉन क्लाउड किस तरह से बटा हुआ है स्पेस में, 3 डायमेंशनल स्पेस में, उसके बारे में कौन बताएगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताएगा। ओके, जिस तरह से हर एक वैल्यू n का हमें क्या बता रहा था? सेल के बारे में बता रहा था। हर एक वैल्यू l का हमें क्या बता रहा था? सब सेल के बारे में बता रहा था। उसी तरीके से हर एक वैल्यू m का हमें ऑर्बिटल के बारे में बताएगा। तो क्या लिखेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल? ईच वैल्यू ऑफ m रिप्रेजेंट एन ऑर्बिटल। क्या करेगा? एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, एंड द नेक्स्ट पॉइंट, फॉर ईच वैल्यू ऑफ एल के हर एक वैल्यू के लिए आपके पास m का वैल्यू कितना होगा? देयर आर 2l + 1 वैल्यूज ऑफ m एंड इसका रेंज क्या होगा? एंड इट्स रेंज बिटवीन -l to 0 to +l। यानी m का वैल्यू जो आएगा उसका रेंज किसके बीच में लाई करेगा? -l to 0 to +l। अब ये जो भी पॉइंट हमने लिखाए हैं वो आपको फिर हम डायग्राम के साथ समझाएंगे, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। इस पॉइंट में स्टार मारोगे और इस पॉइंट में। ठीक है, आइए अच्छा, अब हमने पहले क्या पढ़ा था? n, फिर l पढ़ा, अब हम लोग m पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो m के बारे में बात कर रहे हैं। तो m किस पर डिपेंड कर रहा है? l पर। देखो, अब हम देखो इसको समझना ध्यान से। हमने यहाँ लिया है वैल्यू ऑफ n एक तरफ, फिर वैल्यूज ऑफ l, इसका रेंज क्या होता है? 0 से n-1 के बीच में। वैल्यू ऑफ m, इसका रेंज क्या है? -l to 0 to +l। और इधर नंबर ऑफ ऑर्बिट। याद है जब हमने चारों आपको क्वांटम नंबर बताया था तो उसको हमने कॉमन भाषा में क्या लिखा था? एड्रेस। एड्रेस में हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को क्या बताया था? स्ट्रीट, एजिमुथल को हाउस नंबर, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को रूम नंबर। अब हम लोग रूम में, एक घर में कितना कमरा है वो हम पता कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग उसके बेड में पहुंचेंगे। आइए, तो हमने n का वैल्यू लिया है 1, तो बताओ l का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? 0 से n, तो 0 तो होगा, और यहाँ पे n का वैल्यू 1 रखो तो क्या होगा? 1 - 1 0 ना होगा, यहाँ पर सिर्फ एक वैल्यू होगा। और हमने पढ़ा भी था कि n का जितना वैल्यू होगा उतना ही l का वैल्यू होगा। अगर n का वैल्यू आपको 1 है तो l का वैल्यू भी 1 ही मिलेगा। अगर n का वैल्यू 3 है तो l के वैल्यू आपको 3 वैल्यू मिलेंगे। तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना है? 1 है, तो आपको l के वैल्यू सिर्फ सिंगल मिले। ओके, अब m का वैल्यू यहाँ पर क्या हो सकता है? देखो तो रखो, l का वैल्यू यहाँ रखो तो क्या हो गया? 0 0 0, क्योंकि 0 के साथ माइनस प्लस का तो मतलब ही नहीं है। यानी जब l का वैल्यू 0 है तो m का वैल्यू भी क्या होगा? 0 होगा। ध्यान से समझते चलना, यही सब फिर हमको क्वेश्चन के तौर पर मिलेगा। n का वैल्यू हमने 1 लिया तो l का वैल्यू हमें क्या मिला? 0 मिला। m का वैल्यू भी क्या, क्योंकि ये इस पर डिपेंड कर रहा है तो m का वैल्यू भी क्या हुआ? 0। अच्छा, यानी अब ये हो गया स्ट्रीट, ये हो गया हाउस नंबर। हाउस में कमरा कितना आ गया? m का वैल्यू कितना? हर एक m का वैल्यू 1 किसको बताएगा? ऑर्बिटल को बताएगा। तो यहाँ पर m का वैल्यू कितना मिल रहा है? सिर्फ सिंगल मिल रहा है। यानी यहाँ पर कमरा कितना होगा?
सिर्फ एक कमरा हो, ठीक है। अच्छा, और इसको हमको कैसे लिखेंगे? जब एल का वैल्यू 0 होता है तो किस टाइप का सब सेल? एस, ये सेल को बताएगा तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे? 1s। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया होगा? आइए अब हम ले रहे हैं n का वैल्यू 2। हम यहाँ से 3 तक लिखेंगे, चौथा आप खुद से लिखना, ठीक है। n का वैल्यू हमने लिया है 2, तो l का वैल्यू अब बताओ क्या क्या पॉसिबल है? एक तो 0 होगा और फिर n यहाँ रखो तो 2 - 1 क्या एक और होगा, यानी 1। रेंज क्या है? 0 से 1 के बीच में आ रहा है तो 0 से 1 हम गए। तो यहाँ पे आप देखो जब n का वैल्यू 2 था तो आपको l के भी 2 वैल्यू मिले, 0 और 1। अब यहाँ पे l का वैल्यू 0 है तब m का वैल्यू क्या होगा? जब l का वैल्यू 0 है तो m का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। और जब l का वैल्यू 1 है तब m का वैल्यू क्या होगा? यहाँ देखो -1 0 +1 क्या होगा? -1 0 और +1। जब l का वैल्यू 1 है तब हमारे पास m का वैल्यू कितना आ गया? 3 वैल्यू आ गया। तो हम लोग अभी अभी पढ़े हैं कि m का हर एक वैल्यू किसका बताता है? एक ऑर्बिटल को बताता है। जब m का वैल्यू 0 है यानी इसमें कितना कमरा आएगा? एक, यानी यहाँ पे हो जाएगा सिंगल ऑर्बिटल। और इसको लिखेंगे क्या? देखो जब l का वैल्यू 0 होता है तो क्या लेते हैं सब सेल? s और n, यानी यहाँ पे क्या लिखोगे? 2s। ये इसके लिए हो गया। अब इसकी बात करो तो यहाँ पर देखो तो m का वैल्यू कितना आया है? 3 आया है। यानी इस घर में जब l का वैल्यू 1 होगा यानी p सब सेल में ऑर्बिटल की संख्या कितनी है? 1 2 और 3। यानी ये कैसा होगा? 3 कमरे का मकान होगा। 1 2 3। कोई दिक्कत? अच्छा, और इसको लिखोगे कैसे यहाँ पे? तो यहाँ पर सब सेल क्या है? 1 आया है, यानी क्या हो जाएगा? p और सेल की संख्या n का वैल्यू 2, तो 2p हो गया। यहाँ तक ठीक है सबको? आइए अगला है हमारा, अब हम ले रहे हैं n का वैल्यू 3। यहाँ से के बाद आपको खुद करना है, फोर्थ केस आपको खुद सॉल्व करना है। अब l का वैल्यू हम ले रहे हैं, यहाँ पे क्या क्या आएगा बोलो? एक तो 0 आएगा, ये वैल्यू यहाँ रखो। अब तो 0 आएगा तो 3 में से 1 गया 2, यानी 0 से 2 के बीच में लाई करेगा, यानी 0 से हमको कहाँ जाना होगा? 1 और फिर 2 तक जाना होगा। रेंज का मतलब आपको क्या करना है? यहाँ पर रखना है और इसका n का वैल्यू यहाँ रखना है और फिर 0 से वहाँ तक जाना है जहाँ तक वो वैल्यू निकलता है। तो यहाँ पे हमने 3 रखा, 3 में से 1 गया 2, तो हमारे मतलब हमको कहाँ से कहाँ जाना है? 0 से 2 तक जाना है। तो 0 1 2। ओके, अब आइए m का वैल्यू की बात करें तो l का वैल्यू जब 0 है तो m का वैल्यू क्या होगा? 0। ओके, और जब l का वैल्यू 1 है तब m का वैल्यू कितना होगा? -1 0 और +1, ठीक है। और फिर जब l का वैल्यू 2 है तब m का वैल्यू क्या होगा? बोलो। -l से +2 जाना है आपको, सॉरी -l से +l जाना है। तो यहाँ पे क्या है? पहले यहाँ पे क्या लिखोगे? जैसे इधर करते हो ना, रेंज लेते हो तो रेंज के बीच में लोअर से जाना है, जहाँ तक रेंज है वहाँ तक। उसी तरीके से यहाँ पे क्या हुआ था? 1 था तो आपको कहाँ से जाना था? +1। तो 1 -1 से जाना है +1, तो फिर बीच में कौन आएगा? 0 आएगा। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है? 2 है, तो -2 से आपको जाना है +2। तो बोलो क्या क्या होगा? तो -2 से सीधे +2 तो नहीं पहुँचेंगे, फिर -2 के बाद कौन आएगा? बोलो। हाँ, कौन आएगा? -1 आएगा, फिर कौन आएगा? 0 आएगा, फिर कौन आएगा? बोलो। हाँ, +1 और फिर +2। देखो तो कितनी वैल्यू आ गए। जब l का वैल्यू 2 आया तो हमें m का वैल्यू कितना आ रहा है? 1 2 3 4 और 5। यानी जब l का वैल्यू 2 यानी d सब सेल में कितने कमरे होंगे? 5 कमरे होंगे। तब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ये वाला हो जाएगा सिंगल कमरे वाला। यहाँ पर ऑर्बिट कैसे लिखोगे? 3s। उसके बाद ये कैसे लिखोगे? इसलिए कितना है? 3 कमरे वाला है, यानी यहाँ पे हो गया 3p। और फिर ये है 1 2 3 4 5 कमरे वाला, यहाँ पे क्या हो गया? 3d। सबको समझ में आ गया होगा? चलो जल्दी से नोट कर लो, अगला केस आपको खुद करना है।
लिए। अच्छा, एक चीज़ और हम अगला केस करें उससे पहले हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे एक, जब n का वैल्यू 1 है तो n किसको बताता है, सेल को, और ये किसको बता रहा है, और सॉरी यहाँ पे ऑर्बिटल्स होगा, सॉरी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ओके, जब n का वैल्यू यानी सेल का वैल्यू जब हमने 1 लिया है तब ऑर्बिटल की संख्या कितनी मिल रही है, इस रूम को देखो कितना है, बॉक्स 1, यानी यहाँ पे आपको मिल रहा है 1, तो हम इसको लिख सकते हैं 1, ठीक है। अच्छा, जब n का वैल्यू 2 है तब ऑर्बिटल की संख्या कितनी है टोटल, देखो हम पूरे सेल की बात कर रहे हैं, तो एक ये है और ये भी इसी में है, सेकेंड सेल में ही है, देखो तो 1 और 3 1 4, यहाँ पर क्या है 4, तो 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, इसको हम 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा, अब आओ यहाँ पे, जब n का वैल्यू 3 है, ठीक है, तब ऑर्बिटल की संख्या कितनी है, देखो 1 2 3 4, 4 और 5 9, यानी 9 है यहाँ पे, हम इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलो जल्दी से नोट कर लो यहाँ तक, फिर हम अगला केस आपको खुद करना है। ओके, अब हम जो है n का वैल्यू ले रहे हैं 4, बोलो अब आप लोगों को करना है, बोलो l का वैल्यू यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है, एक है 0 होगा, दूसरा 1 होगा, तीसरा बोलो हाँ 2 होगा, क्योंकि हमें कहाँ जाना है, 0 से 4 में से एक गया, तो 0 से 3 तक जाना है, तो 0 1 और एक और वैल्यू आएगा हमारा, क्या आएगा 3, ठीक है। अब जब l का वैल्यू 0 है तब m का रेंज बोलो क्या होगा, कहीं पर भी रखो तो 0 ही आ रहा है, तो m का वैल्यू तो हो जाएगा 0, लेकिन जब l का वैल्यू 1 है तब m का वैल्यू क्या होगा, बोलो -1 से हमको कहाँ जाना होगा, +1, तो चलो -1 से +1 तो डायरेक्ट नहीं जाओगे, बीच में एक टर्म और आएगा, कौन आएगा 0 आएगा, मतलब -1 0 और +1। फिर जब m का वैल्यू 2 है तब चलो तो -2 से आपको जाना है +2, चलो कैसे जाओगे, -2 +1, फिर बीच में 0 भी आएगा, फिर +1 आएगा, फिर +2 आएगा, देखो तो 5 वैल्यू आ गया। एंड m का वैल्यू जब 3 है तब बोलो क्या करोगे, हाँ तो -3 से आपको कहाँ जाना है, +3, तो कैसे जाओगे, तो पहले -3 तो होगा, इसके बाद बोलो -2 होगा, फिर -1 होगा, फिर 0 होगा, फिर +1, फिर +2, फिर +3 होगा। देखो तो हम लोग -3 से +3 पहुंच गए। अब जब हमने l का वैल्यू 3, यानी कौन सा सबसेल है, ये f सबसेल है, तो उसमें रूम नंबर कितने मिल गए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये 7 कमरे का मकान है, ये 5 कमरे का, ये 3 कमरे का, ये 1 कमरे का, तो रखेंगे कमरा बनाएंगे घर में। देखो तो ये हो गया बिल्डिंग तैयार, यहाँ पे क्या लिखोगे 4S, फिर ये वाला, ये हो गया 3 कमरे का मकान 4P, ये 5 कमरे का मकान 4D, और ये अमीर आदमी का है, 7 कमरे का मकान है ना, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या हो जाएगा 4F। कोई दिक्कत, अच्छा जब n का वैल्यू 4 है तो ऑर्बिटल की संख्या कितनी है, देखो तो 7 5 12 3 15 1 16, 16 को आप कैसे लिख सकते हो, 4 का स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। चलो जल्दी से नोट करो तो यहाँ तक,
कर लिए। आइए अब ये समझ में आ गया होगा सबको, किसी को दिक्कत तो नहीं हुई होगी उम्मीद है। अच्छा, अब हमें यहाँ से एक फार्मूला डिराइव होकर आ रहा है, यानी एक चीज़ यहाँ से क्या क्या मालूम हुआ, पहले जो यहाँ जो मेन चीज़ मालूम हुआ है कि अगर यानी एस सब सेल में कमरे की संख्या कितनी है, यानी ऑर्बिटल की संख्या कितनी है 1, पी सब सेल में 3, डी सब सेल में बोलो हाँ कितना 5, और एफ सब सेल में ऑर्बिटल की संख्या है 7। ये बात हमें यहाँ से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से मालूम हो गई। अब नोट करके एक फार्मूला हमें डिराइव करना है यहाँ पे, व्हेन n का वैल्यू जब 1 है देन नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सेल क्या आया था, देखो तो 1 आया था, तो हमने इसको क्या लिखेंगे 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। जब व्हेन n का वैल्यू 2 है देन नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सेल क्या हो जाएगा, कितना आया था 4। तो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। व्हेन n का वैल्यू जब 3 है देन नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या हो जाएगा, आया था 9, हम क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। और व्हेन जब n का वैल्यू 4 आया था तो ऑर्बिटल की संख्या कितनी आई थी 16, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। अब देखो जब 1 है तो 1 का स्क्वायर, 2 है तो 2 का स्क्वायर, 3 है तो 3 का स्क्वायर, 4 है तो 4 स्क्वायर। तो एक जनरल फार्मूला नहीं तैयार हो रहा है। जब n का वैल्यू n हो तो ऑर्बिटल की संख्या किसी सेल में क्या हो जाएगा n स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ गया, ये फार्मूला यहाँ से आ गया क्या। अब यानी यहाँ तक तो हम लोग निकाल रहे थे, अगर हमें पूरा बोल देगा कि बताइए 10वें सेल में कितना होगा ऑर्बिटल की संख्या, यानी n का वैल्यू आपको 10 देगा, तो क्या करोगे 10 रखोगे, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, चलो जल्दी से नोट करो तो यहाँ तक, तो हम यहाँ पे भी लिखवा देते हैं इसको। हो गया, आइए तो नोट करके यहीं जो हम जो अभी लिखे हैं ये चीज़, इसको लिख लेंगे हम। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए किसी सेल में आप कैसे निकालोगे, वो क्या होगा n स्क्वायर के बराबर। तो याद है हम लोग जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़े थे तो वहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेल जो निकाले थे उसका फार्मूला क्या था 2n स्क्वायर। देखो उसमें से n स्क्वायर यहाँ हमें आ गया है। अब वो 2 कहाँ आएगा, जब हम लोग पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ेंगे तब आ जाएगा वो चीज़। एक चीज़ तो आ गया यहाँ पे, ओके। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सेल कैसे निकालोगे n स्क्वायर, और एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए किसी सब सेल में या सब ऑर्बिट में क्या होगा 12 + 1। अब चाहो तो तुम रख सकते हो, देखो फॉर एग्जाम्पल ले लो L का वैल्यू 0 रखो, यानी S सब सेल, तो ऑर्बिटल की संख्या क्या होगी बोलो, रखो यहाँ पे 2 × 0 कितना हो गया 0 + 1 कितना आ गया 1। देखो तो 1 था, एक ही था। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। हम ले लेते हैं 2, यानी कौन सब सेल D सब सेल। बोलो नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्या होगा L, यहाँ पर रखो फार्मूला 2 × 2 + 1 कितना 2 दूना 4 है 1 5। तो देखो तो D सब सेल में ऑर्बिटल की संख्या कितना आया था 5 आया था, देखो 5 आया। तो ये हो गया आपको सेल में ऑर्बिटल की संख्या निकालेंगे कैसे n स्क्वायर के थ्रू, और किसी सब सेल में अगर हमें ऑर्बिटल की संख्या निकालनी हो तो क्या होगा 12 + 1। तो ध्यान से क्वेश्चन बनाने के बाद ध्यान रखना है कि पूछ क्या रहा है सेल या सब सेल। ओके, चलो जल्दी से नोट कर लो यहाँ तक। ओके, चलो लास्ट हमारा है 3 क्वांटम नंबर हम लोग देख रहे हैं। लास्ट वाला है कौन सा स्पिन क्वांटम नंबर, यानी अब हम लोग रूम के अंदर पहुंच गए हैं। 4th नंबर स्पिन
क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। ये क्या है? तो पहली बात तो ये रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? रिप्रेजेंटेड बाय या फिर डिनोटेड बाय स्मॉल एस। जब हम रूम में कमरे बेड पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डांस कर रहा था। क्या कर रहा था? इलेक्ट्रॉन डांस कर रहा था। कैसा डांस कर रहा था? वो वैसा डांस कर रहा था जैसे गांव देहात में लोग डांस कर रहे होते हैं। गांव देहात में लोग कैसे डांस कर रहे थे? माइकल जैक्सन का वाला डांस तो करते नहीं है, देखा होगा आप लोगों ने किस तरह से डांस करते हैं, बस थोड़ा सा इधर उधर हिल जाते हैं, वही डांस होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा अच्छा डांस कर रहा था, ये भी वैसा ही कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसके पास दो ही इसके पास मूवमेंट है, या तो फिर क्लॉकवाइज मूव करेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। ठीक है, तो ये क्या है? पहला बात तो ये डील, स्पिन क्वांटम नंबर डील क्या करता है? डिस्क्राइब स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, spin of an electron about its own axis, यानी खुद की एक्सिस पे क्या करता है? स्पिन करता है। उसके बारे में कौन बताता है? स्पिन क्वांटम नंबर। मतलब क्या, कहने का मतलब क्या है कि जैसे पृथ्वी यानी अर्थ जो है सूर्य के यानी सन के चारों ओर एक चक्कर मारता है ना, और साथ ही साथ खुद के एक्सिस पे भी टर्न कर रहा होता है, तो उसको हम लोग क्या, जब खुद के एक्सिस पे जब टर्न करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? स्पिन कहते हैं। और किसी के अबाउट टर्न कर रहे होते हैं तो उसको रोटेशन कहते हैं। ध्यान रखना है, स्पिन और रोटेशन में फ़र्क होता है। स्पिन का मतलब वो बॉडी अपने ही बॉडी के एक्सिस पे वो क्या कर रहा होता है? टर्न कर रहा होता है, तो उसे क्या कहेंगे? स्पिन कहते हैं। लेकिन किसी बाहरी बॉडी के एक्सिस के अबाउट अगर आप टर्न कर रहे हो, रोटेट कर रहे हो, टर्न कर रहे हो, तो उसे क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं। तो ठीक है, तो अर्थ जो है सन के अबाउट जो टर्न कर रहा हो तो उसे क्या कहेंगे? रोटेशन कहेंगे। लेकिन जो अपने एक्सिस पे टर्न कर रहा था, जिसकी वजह से हमारे पास 24 घंटे जो होते हैं, रात दिन होते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं? स्पिन की वजह से होते हैं। और रोटेशन की वजह से ये जो साल खत्म होता है वो होता है। यानी बॉल भी देखते हो, जो क्रिकेट मैच होता है उसमें नहीं बोलते स्पिनर है, फास्ट बॉलर। तो फास्ट बॉलर की बात छोड़ो, हमें स्पिनर की बात करते। स्पिनर का मतलब क्या? जो बॉल फेंकता है तो बॉल अपने एक्सिस पे क्या करती है? टर्न करती है। समझ में आ गया स्पिन और रोटेशन में डिफरेंस? हाँ, आइए, तो स्पिन क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे जो रोटेट कर रहा है, स्पिन कर रहा है, उसके बारे में कौन बताता है? स्पिन क्वांटम नंबर। और तो ये स्पिन कैसे करता है? दो तरीके से, या तो फिर ये क्लॉकवाइज करेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज करेगा। तो फॉर क्लॉकवाइज स्पिन, फॉर क्लॉकवाइज स्पिन एस का वैल्यू हम लेंगे कितना? +½ फॉर क्लॉकवाइज स्पिन एस का वैल्यू कितना होगा? +½ एंड इसको डिनोट कैसे करेंगे? एंड डिनोटेड एज अपर हाफ एरो, अपर हाफ एरो। ठीक है, कुछ बुक्स में, आप बुक में देखोगे तो वहाँ पे कुछ इस टाइप से भी दिया रहेगा। ठीक है, तो जनरली एक्चुअल में ऐसा दिया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है अपर हाफ एरो, लेकिन कहीं पे इस तरह से भी दिया रहेगा, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बात वो सेम कर रहा है। ओके, फॉर ये किसके लिए हुआ? क्लॉकवाइज जब करेगा तब। लेकिन वो फिर दूसरा मोटिवेशन भी जो देता है उसको दो मूवमेंट आता है एंटी क्लॉकवाइज। तो फॉर एंटी क्लॉकवाइज स्पिन एस का वैल्यू होगा कितना? -½ और एंड डिनोटेड, इसको डिनोट कैसे करेंगे? डिनोटेड बाय लोअर हाफ एरो। कैसे? लोअर हाफ एरो, इस तरह से या फिर इस तरह से। ओके, चलो जल्दी से नोट कर लो यहां तक। कर लिए?
तो हमने जाना है कि एंगुलर मोमेंटम एक तो किसी बाहरी बॉडी के अबाउट टर्न करने की वजह से हुआ, और चूंकि ये अपने एक्सिस पर भी टर्न कर रहा है तो इसकी वजह से भी एंगुलर मोमेंटम जनरेट होगा। तो उसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो इसको बोलेंगे स्पिन एंगुलर मोमेंटम। क्या कहेंगे? स्पिन एंगुलर मोमेंटम। इसका वैल्यू कैसे निकालोगे? तो h/2π यहाँ पे भी होगा, लेकिन फार्मूला में थोड़ा सा चेंजिंग आ जाएगा। वहाँ पर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकाले थे तो क्या था? h/2π स्क्वायर रूट l इंटू एल प्लस वन। यहाँ पर l हटा के वहाँ पर s लग दो, s इंटू एस प्लस वन। ये हो गया आपका स्पिन एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला। और हियर s का वैल्यू आप हमेशा क्या लेंगे? प्लस ऑफ ऑलवेज। ओके, चलिए, तो ये था आपको चारों क्वांटम नंबर के बारे में आपको जानकारी मिल गई है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पर भी हम लोगों ने क्वेश्चन एक भी नहीं किया है, याद रहे। क्वेश्चन इस पर बहुत सारे हमें करने हैं। एक लेक्चर तो पूरा लगभग कम से कम 35-40 मिनट का लेक्चर लेंगे हम आपको सिर्फ क्वेश्चन पे, ठीक है। तो पहले हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा वो होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए, क्योंकि इसको बनाने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आ जाना चाहिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे तो उसके लिए 1-2 रूल है वो आपको बताएंगे, आपको अपने आप लिखना आ जाएगा, ठीक है। और हमें उम्मीद है कि आपको सबको एटॉमिक नंबर याद हो गया होगा, क्योंकि हम लोग मॉल कंसेप्ट में ही आपको बोला था। क्योंकि यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है, बंटवारा है। किसमें? ऑर्बिटल के अंदर में। तो वो इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें तो मालूम तो होना चाहिए कि उसमें इलेक्ट्रॉन है कितना। बंटवारा जिस चीज़ का करना है वो चीज़ हमारे पास होना चाहिए ना, उसकी संख्या मालूम होनी चाहिए, तभी तो हम बंटवारा कर पाएंगे, ठीक है। तो जिनको अभी भी याद नहीं है तो वो कोशिश करके जल्दी से याद कर लेंगे, क्योंकि अगला लेक्चर में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हम सिखा देंगे, ओके। और फिर हम लोग बैक आएंगे क्वांटम नंबर पे क्वेश्चन बनाने के लिए। उसके बाद हमारा लास्ट बच जाएगा स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, उसके बारे में थोड़ा सा नोड वगैरह, नोडल प्लेन वगैरह बताएंगे, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।